रेडी स्टार्ट। प्रजातंत्र पद का प्रयोग आज जिस राजनीतिक अवधारणा के लिए किया जाता है उस अवधारणा का मूल स्रोत यूनान ग्रीस है और वहां उसके लिए प्रचलित पद था डेमोक्रेसी, जिसका अर्थ होता है डेमो अर्थात जनता द्वारा शासन। स्टॉप। यहाँ जनता से अभिप्राय है किसी देश या क्षेत्र अथवा कबीले की संपूर्ण जनसंख्या, विशेषकर वयस्क जनसंख्या। स्टॉप। संपूर्ण जनसंख्या एक तरह से व्यक्तिगत इकाइयों का एक संस्थागत रूप ग्रहण करती है, अर्थात प्रजातंत्र में हर एक प्रजा एक प्रशासनिक इकाई के रूप में स्वीकृत होती है। स्टॉप। यह सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी दो व्यक्ति कभी भी प्राकृतिक या भौतिक रूप में एक से नहीं हो सकते, क्योंकि शारीरिक बनावट एवं मानसिकता की भिन्नता के साथ साथ सबकी जरूरतें एवं आकांक्षाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। स्टॉप। स्वाभाविक रूप से उनके दृष्टिकोण, धारणा, विश्वास एवं व्यवहार समान नहीं होते, परंतु फिर भी जनता का एवं जनता के द्वारा शासन का सिद्धांत एवं व्यवहार सर्वत्र दृष्टिकोण होता है। स्टॉप। पैरा। व्यवहारिक रूप में जनता से हमारा अभिप्राय होता है बहुसंख्यक जनता। स्टॉप। ऐसे में प्रजातंत्र में बहुसंख्यक जो निर्णय लेता है सारी जनसंख्या उसका अनुपालन करती है। स्टॉप। परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि बहुसंख्यक जो चाहे अल्पसंख्यक पर लाद दे। स्टॉप। बल्कि प्रजातंत्र का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षणात्मक व्यवस्था कर उनके सहयोग से राजनीतिक व्यवस्था को पूर्ण प्रबोधपादक बनाना होता है। स्टॉप। अल्पसंख्यकों की भावना एवं विश्वास का आदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का एक मुख्य बिंदु है। स्टॉप। वैसे इसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पहलुओं में मतांतरण की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं। स्टॉप। पैरा। प्रतिरोध को हमेशा निषेधात्मक रूप में ही नहीं लेना चाहिए, अपितु यह वर्तमान व्यवस्था, संस्थाओं या प्रणालियों के बेहतर विकल्प सुझाने एवं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। स्टॉप। पूर्व सोवियत संघ के भूतपूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के विचार एक समय सोवियत संघ के प्रभावी एवं मजबूत समाजवादी तंत्र से अपने मतभेद के कारण ही प्रकाश में आए और फिर बेहतर विकल्प के रूप में स्वीकृत भी किए गए। स्टॉप। किसी भी स्वस्थ एवं क्रियाशील प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों की भावना का पूरा ध्यान रखा जाता है, भले ही निर्णय लेने वाले बहुसंख्यक हों। स्टॉप। विवाद एवं बहस न सिर्फ वातावरण में ताजगी पैदा करते हैं, अपितु समझौते की स्थिति भी लाने में ये सहायक होते हैं। स्टॉप। यदि असहमतियों के सकारात्मक पहलुओं का दमन कर दिया जाता है तो इसका परिणाम असंतोष एवं क्रोध के
रूप में सामने आता है और इससे कभी कभी स्थापित व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की स्थिति भी पैदा हो जाती है। अंततः क्रांति भी हो सकती है जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर हिंसा, खून खराबा और विध्वंस कुछ भी हो सकता है। इसलिए असहमतियों के प्रति पूर्ण सहानुभूति आवश्यक है, जो कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के व्यापक हित में भी है। वैसे किसी भी चीज की अति बुरी होती है और यही बात प्रतिरोधों के साथ भी है, चाहे वह प्रजातंत्र के प्रति हो या किसी अन्य व्यवस्था के प्रति। ऐसे में हमेशा से विरोध की सीमा निर्धारित करने की वकालत की गई है, जो उचित भी है। प्रजातंत्र में नागरिक कई प्रकार की स्वतंत्रताओं का उपभोग करते हैं, जिनमें अर्थोपार्जन, राजनीतिक, धार्मिक आदि किसी भी प्रकार की आस्था, अभिव्यक्ति, संगठन आदि की स्वतंत्रताएं प्रमुख हैं। परंतु इस प्रकार की व्यक्तिगत अथवा वर्गगत स्वतंत्रताओं का यह अर्थ नहीं है कि इनका प्रयोग दूसरों के व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हितों या सामाजिक राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किया जाए, जैसे फांसीवाद की विरोधी नीति या वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रयास के नाम पर छूट दे देना कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं है, भले ही कुछ अच्छे खासे लोग इसके पक्ष में क्यों न खड़े हो जाएं। ऐसी असहमतियां अपना मानवीय धरातल ही खो चुकी होती है। क्योंकि प्रजातंत्र जनता के लिए है और इसलिए जो भी चीज जनता के हितों के खिलाफ चली जाएगी, उसका प्रजातांत्रिक आधार ही समाप्त हो जाएगा और तब उस पर किसी भी प्रकार का विचार अनावश्यक समझा जाएगा। प्रजातंत्र के दुखद पहलुओं में जो एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जो लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सुविधाओं का उपभोग सबसे ज्यादा करते हैं, वे ही अपने हितों के विरुद्ध कुछ भी होने पर व्यवस्था के प्रति सबसे अधिक विरोधी स्वर भी उठाने लगते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिरोधों के दो स्तर दिखाई पड़ते हैं, अंतर्दलीय और अंतःदलीय। अंतर्दलीय असहमतियों में मुख्य बात होती है कि यद्यपि दल के सभी सदस्य दलीय सिद्धांतों एवं अनुशासन के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं, तथापि दल के किसी विशेष सदस्य या गुट को किसी विशेष दलगत निर्णय या नेतृत्व के प्रति आपत्ति होती है। इस विरोध का यथोचित समाधान या सम्मान नेतृत्व को करना ही पड़ता है, अन्यथा जनता में उसकी छवि स्वेच्छाचारी की हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ असहमति रखने वाले से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी आपत्तियां दल के मंच पर ही उठाए, बाहर नहीं, अन्यथा दल की साख खराब होगी और दलीय अनुशासन भंग होगा। इसी प्रकार प्रजातंत्र में विभिन्न एवं विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दलों के गठन एवं उनकी सक्रियता
की अनुमति है स्टॉप। यदि मजबूत दल कमजोर दल को दबाने लगे तो एक समय ऐसा आएगा जब एक दलीय व्यवस्था की स्थिति आ जाएगी और साथ ही तानाशाही भी पैदा हो जाएगी स्टॉप। भारत में जब भी किसी राजनीतिक दल ने असहमतियों की उपेक्षा की है, विरोधों पर ध्यान नहीं दिया, चाहे वह अंतर्दलीय हो या अंतःदलीय, वह दल या तो स्वयं टूटकर बिखर गया है या जनता ने उसे उखाड़ फेंका है स्टॉप। कांग्रेस पार्टी में जो कई बार विभाजन हुए हैं 1969, 1977, 1995, 1999, उनका एकमात्र कारण नेतृत्व का स्वेच्छाचारी हो जाना और असहमतियों के प्रति ध्यान न देना था स्टॉप। भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां एवं अन्य राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के विरोधी विचारों एवं लक्ष्यों के बावजूद अस्तित्व में बने रहना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय प्रजातंत्र में प्रतिरोधों के प्रति स्वस्थ एवं सम्मानजनक दृष्टिकोण पर्याप्त मात्रा में है स्टॉप।